ताजमहल। जब हम इसकी खूबसूरती को देखते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि यह चमत्कार सिर्फ कल्पना से नहीं बल्कि एक बेहद जटिल और अद्भुत निर्माण प्रक्रिया से जन्मा था। यह कहानी है उन हाथों की, उन औजारों की और उस इंजीनियरिंग की जिसने असंभव को संभव बना दिया। सब कुछ शुरू होता है इसकी नींव से। एक ऐसी नींव जो आम इमारतों की तरह ठोस जमीन पर नहीं बल्कि यमुना रिवर के किनारे की नरम दलदली मिट्टी पर रखी जानी थी। यह सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर नींव कमजोर होती तो इतनी विशाल इमारत समय के साथ ढंस सकती थी। लेकिन मुगल इंजीनियरों ने इसका हल निकाला। उन्होंने जमीन के अंदर सैकड़ों लकड़ी के खंभे गाढ़े। ये खंभे सिर्फ सहारा नहीं थे बल्कि पानी के संपर्क में रहकर और भी मजबूत हो जाते थे। इनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की परत बिछाई गई जिससे एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। यह नींव आज भी ताजमहल को उसी मजबूती से थामे हुए है जैसे सदियों पहले थामे हुए थी। इसके बाद शुरू हुआ मचान का निर्माण, एक ऐसा ढांचा जिसने इस पूरी इमारत को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाई। कल्पना कीजिए, एक ऐसा मचान जो खुद एक छोटे शहर जितना बड़ा हो, बांस और लकड़ी से बना हुआ पर इतना मजबूत कि हजारों कारीगर उस पर चढ़कर काम कर सकें। कहा जाता है कि यह मचान इतना विशाल था कि इसे बनाने में ही कई साल लग गए। हर स्तर पर कारीगर काम करते, ऊपर से नीचे तक एक लय में। अब बारी थी पत्थरों को लाने की, और यही वह चरण था जहां मेहनत और संगठन की असली परीक्षा हुई। सफेद संगमरमर मकराना से आता था जो सैकड़ों किलोमीटर दूर था। इन भारी पत्थरों को ढोने के लिए लगभग 1,000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ये हाथी सिर्फ जानवर नहीं थे बल्कि इस निर्माण के सच्चे योद्धा थे। उनके कदमों की गूंज, धूल से भरे रास्ते और धीरे धीरे आगे बढ़ते काफिले, ये सब मिलकर एक जीवंत दृश्य बनाते थे। लेकिन पत्थरों को सिर्फ लाना ही काफी नहीं था, उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल था। इसके लिए खास रास्ते और ढलान वाले रैंप बनाए गए जो कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। इन रैंप्स पर मजदूर और जानवर मिलकर भारी पत्थरों को ऊपर खींचते थे। रस्सियों, पुलियों और लीवर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि हर पत्थर सही जगह तक बिना नुकसान के पहुंच सके। यह उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण था जहां बिना आधुनिक मशीनों के इतनी विशाल संरचना खड़ी की गई। और फिर आता है वह चरण जिसने ताजमहल को सिर्फ एक इमारत से एक कला का नमूना बना दिया, नक्काशी और जड़ाई। हजारों कारीगर, जिनमें पत्थर तराशने वाले, डिजाइन बनाने वाले और लिखावट उकेरने वाले शामिल थे, महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक इस काम में लगे रहे। हर कारीगर अपने काम में माहिर था और हर एक का योगदान इस इमारत में कहीं न कहीं दर्ज है। संगमरमर पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि आज भी देखकर हैरानी होती है। फूलों के डिजाइन ऐसे लगते हैं जैसे अभी खिल उठेंगे। उनकी पंखुड़ियों में जान सी महसूस होती है। यह सब हाथ से किया गया था, छेनी और हथौड़े की मदद से, बिना किसी मशीन के। हर रेखा, हर घुमाव एक कलाकार की धैर्य और कुशलता का प्रमाण है। और फिर आती है जड़ाई, जहां रंग बिरंगे कीमती पत्थरों को संगमरमर में इस तरह फिट किया गया कि वे एक परफेक्ट डिजाइन का हिस्सा बन जाएं। यह काम इतना सटीक था कि पत्थरों के बीच कोई जोड़ दिखाई नहीं देता। यह वही कला है जिसे पिएत्रा डूरा कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक जो ताजमहल की पहचान बन चुकी है। ताजमहल की दीवारों पर उकेरी गई कुरान की आयतें भी इस निर्माण का एक अहम हिस्सा हैं। इन आयतों को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि वे दूर से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। खास बात यह है कि इन अक्षरों का आकार ऊपर जाते जाते थोड़ा बड़ा होता जाता है ताकि नीचे से देखने पर वे एक समान लगें। यह सिर्फ कला नहीं बल्कि दृष्टि और गणित का भी अद्भुत मेल है। जब यह सब काम एक साथ चलता था, नींव की मजबूती, मचान की ऊंचाई, पत्थरों का सफर और कारीगरों की मेहनत, तो ताजमहल धीरे धीरे आकार लेता गया। हर दिन, हर रात इस इमारत में कुछ नया जुड़ता था और आखिरकार वर्षों की मेहनत के बाद यह अद्भुत कृति दुनिया के सामने आई। ताजमहल की सबसे बड़ी खासियत है इसका संतुलित डिजाइन। यहाँ हर चीज, हर दीवार, हर मेहराब, हर रास्ता एक दूसरे का प्रतिबिंब लगता है। अगर आप बीच में खड़े हों तो दाईं ओर जो दिखता है वही बाईं ओर भी दिखाई देगा, जैसे किसी आईने में देख रहे हों। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उस परफेक्शन को दिखाने के लिए था जो मुगल वास्तुकला की पहचान थी। इस पूरे परिसर को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सबसे केंद्र में है मुख्य मकबरा। यह वही भव्य संरचना है जिसके नीचे मुमताज महल की यादें दफन हैं। इसका विशाल सफेद गुंबद, चारों कोनों पर खड़े मीनार और संगमरमर की चमक, सब कुछ इसे एक दिव्य एहसास देता है। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं बल्कि प्रेम की एक शांत, अमर आवाज है। मकबरे के एक ओर है मस्जिद, लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई। यह सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि पूरे डिजाइन को संतुलित करने का एक अहम हिस्सा है। इसके मेहराब, इसकी बनावट और इसका स्थान, सब कुछ इस तरह रखा गया है कि यह मकबरे की भव्यता को और उभार दे। ठीक उसी के सामने
दूसरी तरफ बनाया गया है गेस्ट हाउस, जिसे मेहमान खाना कहा जाता है। यह भी मस्जिद की तरह ही दिखता है, लगभग उसका प्रतिबिंब, ताकि पूरा दृश्य संतुलित बना रहे। यहाँ कभी दूर दूर से आने वाले मेहमान ठहरते थे, लेकिन इसका असली मकसद था डिजाइन की समरूपता को बनाए रखना। और फिर आता है वह हिस्सा जो इस पूरे परिसर को जीवन देता है, चारों तरफ फैला हुआ बाग, जिसे चार बाग शैली में बनाया गया है। यह बाग सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि एक सोच है। इसे चार बराबर हिस्सों में बांटा गया है, जिनके बीच में पानी की नहरें बहती हैं। ये नहरें आसमान और ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाती हैं, जैसे जमीन और आसमान एक हो गए हों। जब आप इस बाग में चलते हैं तो हर कदम के साथ एक अलग दृश्य सामने आता है। सीधी पगडंडियां, सजे हुए पेड़, बहता हुआ पानी, और अंत में उस रास्ते के अंत में खड़ा ताजमहल, जैसे कोई सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा हो।